साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम उपन्यास विधा का अध्ययन कर रहे थे और उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे थे। तो यह क्लास काफी लंबी हो सकती थी क्योंकि उपन्यास जो है काफी लंबी विधा है, एक बड़ी विधा है। तो इस क्लास को हम 2 भागों में कर रहे हैं। कल पहली क्लास हुई थी और आज यह दूसरी क्लास है। इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों को देखेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद उपन्यासों से संबंधित प्रश्नों को हम हल कर लेंगे, जिसमें एक लंबी क्लास लेकर हम 200 150 से 200 प्रश्नों को उपन्यास से हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को पूरा देखिए क्योंकि आने वाले जो प्रश्न मैं पूछूंगी अगली क्लास में वो इन्हीं क्लासों से संबंधित रहेंगे। तो दोनों क्लास देख करके अच्छी तरीके से अपने उपन्यास विधा को तैयार कर लीजिए। देखते हैं पहला तथ्य। पिछली क्लास में हमने अमृतलाल नागर के बारे में एक तथ्य देखा था और यहाँ भी हम एक और तथ्य देखते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास बूंद और समुद्र में लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों जैसे रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टियां, मर्यादाओं, टूटती और निर्मित होती हुई व्यवस्थाओं का सजीव चित्रण हुआ है। वहीं डॉक्टर देवराज कृत पथ की खोज उपन्यास में आधुनिक मध्य वर्गीय समाज के शिक्षित सदस्यों के जीवन में आने वाली समस्याओं के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से नए पथ का अनुसंधान किया गया है। उपन्यासों के वर्ण विशेष से संबंधित प्रश्न आजकल की परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं, तो ये सभी तथ्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें प्रेम संबंधों तथा उससे जुड़े हुए अनुषंगिक प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। इस क्लास को हमारी बहनें जो गृहिणियां हैं वो अपने काम करते हुए केवल सुन भी सकती हैं, तब भी आपको यह याद हो जाएगा। अगला तथ्य है श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है और इसके कथा के केंद्र में मुख्य समस्या शिवपालगंज की कॉलेज की है, किंतु अन्य सारी समस्याएं स्वार्थ, मूल्यहीनता, अवसरवाद, छल प्रपंच, नैतिक गिरावट, कुत्सित राजनीति इसी के साथ जुड़ी हैं। इसमें वर्तमान गांव के यथार्थ को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। बात करें श्रीलाल शुक्ल के विश्रामपुर का संत उपन्यास की, तो इसको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था 1999 ईस्वी में और इस उपन्यास में महामहिम राज्यपाल कुंवर जयंती प्रसाद को माध्यम बनाकर कांग्रेस शासन में राजनीतिक अवसरवाद का लाभ उठाकर सामंतीय मानसिकता वाले बड़े तालुकेदार की ऐश्वर्य एवं भोग लिप्सा का भूदान आंदोलन की कलई खोलकर रख दी गई है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राजनीतिक अवसरवाद के चलते सभी तरह के भ्रष्टाचार आज के जीवन शैली के अंग बन गए हैं। नरेश मेहता के उपन्यास धूमकेतु एक श्रुति और नदी यशस्वी है में एक ही कथा का निर्वाह हुआ है। इसमें ग्रामीण संस्कृति का क्रमिक पतन और एक आदर्शहीन लक्ष्यहीन समाज के विकास का चित्रण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया गया है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो भी तथ्य छूट रहे हैं यानी कि इन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष इत्यादि जो छूट रहे हैं वो हम प्रश्नों को करते समय देख लेंगे। ठीक है, नरेश मेहता कृत यह पथ बंधु था उपन्यास में एक ऐसे युवा अध्यापक की कथा है जो आत्मसम्मान की भावना रखता है और कुछ जीवन मूल्यों पर विश्वास करते हुए तत्कालीन समाज की विषमताओं के बीच संघर्षमय जीवन व्यतीत करता है। वहीं हिंदी में सर्वप्रथम आंचलिक शब्द का प्रयोग फणीश्वरनाथ रेणु ने 1954 ईस्वी में प्रकाशित अपने उपन्यास मैला आंचल की भूमिका में किया था। तभी से यह शब्द प्रचलित हो गया था। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की ख्याति का आधार है। इसमें बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज को कथा का केंद्र बनाया गया है। जुलूस जो कि रेणु जी का ही एक उपन्यास है, यह इनका चौथा उपन्यास है। इसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा कही गई है। रामदरस मिश्र का पानी की प्राचीर और हिमांशु श्रीवास्तव का नदी फिर बह चली उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन के का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करने वाले उपन्यास हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सोया हुआ जल उपन्यास सिनेरियो शिल्प में लिखा गया है और यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। बात करें पागल कुत्तों का मसीहा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का दूसरा लघु उपन्यास है। इसमें पागल कुत्ते संदर्भहीन और रूढ़ जीवन मूल्यों के प्रतीक उपन्यासकार ने यह चित्रित किया है कि हम पुराने मूल्यों से व्यर्थ चिपके रहते हैं, इनके प्रति अंधमोह त्याग कर नई आस्था का स्वागत करना चाहिए।
उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास में मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों के सामाजिक जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। ये उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और समुद्र इसका वर्ण से पूछा जाता है कि किस उपन्यास में बरसोवा के मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों का जीवन चित्रण किया गया है। तो वह उपन्यास है सागर लहरें और मनुष्य। राही मासूम रजा की आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के शिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ और मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। ठीक है, तो राही मासूम रजा के किस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के शिया मुसलमानों का चित्रण है? तो हो जाएगा आधा गांव। अगला तथ्य है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशिकेय की बहती गंगा 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में काशी के जीवन और संस्कृति का सजीव संवेदात्मक चित्रण हुआ है। इनका दूसरा उपन्यास सचितात प्रयोगवादी शिल्प प्रधान उपन्यास माना जाता है। शिव प्रसाद सिंह के सैलूस उपन्यास में कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को चित्रित किया गया है। जो कबीले में रहते हैं ऐसे नटों के जीवन को चित्रित किया गया है। किस उपन्यास में? सैलूस में। शिव प्रसाद सिंह के अलग अलग वैतरणी उपन्यास में आजादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की जिंदगी की नारकीयता का चित्रण हुआ है। गली आगे मूर्ति है में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में युवा आक्रोश की यथार्थ अभिव्यक्ति हुई है। वही नीला चांद जो कि इनकी रचना इनका उपन्यास है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस उपन्यास को प्राप्त हुआ था। इसमें भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण हुआ है। और मंजूषिमा उपन्यास में लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा की अभिव्यक्ति हुई है। सावधान नीचे आग है उपन्यास में संजीव ने बिहार की कोयला खानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और कोयला मजदूरों के नारकीय जीवन तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के शोषण का यथार्थ चित्रण किया है। नागार्जुन का उपन्यास बलचनमा मैला आंचल से पूर्व प्रकाशित हुआ था। इसमें आंचलिकता की कमी नहीं है, फिर भी इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया है। बलचनमा उपन्यास में एक परिश्रमी एवं ईमानदार किसान को अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ दिखाया गया है। तो बलचनमा में किस चीज का वर्णन किया गया है? परिश्रमी एवं ईमानदार किसान को अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। रतिनाथ की चाची उपन्यास में नागार्जुन के निजी जीवन संदर्भ भी उपन्यास के अंग बन गए हैं। इसमें एक कुलीन किंतु निर्धन विधवा की करुण कहानी के माध्यम से मिथिला अंचल के सामाजिक जीवन के अंतर विरोधों को साकार किया गया है। वहीं बात करें आंचलिक उपन्यासकारों की, तो इसमें है देवेंद्र सत्यार्थी और इनके 3 उपन्यास कठपुतली, दूधगाछ और कथा कहो उर्वशी क्रमशः नाटक रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना, यानी कि यह जो उपन्यास है कठपुतली, यह नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना पर और संगीतकारों का संघर्ष और मूर्तिकार की संवेदना और साधना को समर्पित उपन्यास है। दूधगाछ और कथा कहो उर्वशी भी। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार शैलेश मटियानी मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं, जिसमें नारी और दलित वर्ग की मुख्य भूमिका है। मटियानी जी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तमस की बात करें तो भीष्म शाहनी का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास रहा है और इसमें 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की गई है। परीक्षा में पूछा जाता है कि कितने दिनों की कहानी प्रस्तुत की गई है, तो 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की गई है। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि बड़े लोगों की स्वार्थ पूर्ति करने वाली नीतियां जन सामान्य जीवन से खिलवाड़ करके बड़े बड़े राष्ट्रों का इतिहास और भूगोल बदल देती हैं। भीष्म शाहनी ने मायादास की माड़ी को केंद्र बनाकर 19वीं सदी के मध्य से 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक 3 पीढ़ियों का सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रामाणिक इतिहास भी प्रस्तुत किया है। कृष्णा सोबती के उपन्यास जिंदगी नामा में पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रीति रिवाज, लोक कथाओं, लोकोक्तियों और 18वीं 19वीं सदी की प्रवृत्तियों का चित्रांकन हुआ है। इसमें इन्होंने काफी पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी किया है। इसको पढ़ने में जो है काफी मुश्किल आती है समझने में, क्योंकि पंजाबी शब्दों का काफी बहुलता है, जगह जगह पर पंजाबी शब्द प्रयोग किए गए हैं। कृष्णा सोबती को समय सरगम के लिए व्यास सम्मान 2007 में प्राप्त हुआ था और यह उपन्यास ईशान और अरण्या 2 बूढ़े पात्रों को केंद्र में रखकर लिखा गया। इसमें जीवन जीने, पहचानने और स्वीकारने की कहानी दिखाई गई है।
नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासागर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है। अभिज्ञान उपन्यास कृष्णा और सुदामा की मैत्री को आधार बनाकर लिखा गया, यह पूछा जा सकता है। ठीक है, कि नरेंद्र कोहली का कौन सा उपन्यास कृष्ण और सुदामा की मैत्री को, मित्रता को आधार बनाकर लिखा गया है, तो वह है अभिज्ञान उपन्यास। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जैन ने अनुत्तर योगी उपन्यास की रचना भगवान महावीर के जीवन और उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान को आधार मानकर की है। यह उपन्यास 4 खंडों में प्रकाशित हुआ है। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता उपन्यास में भावुकतापूर्ण प्रेम की करुण कहानी है। चंदर और सुधा का प्रेम काल्पनिक किशोर भावुकता की उपज है और उसका संबंध आज के जटिल सामाजिक यथार्थ से जुड़ नहीं पाता। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा में धर्मवीर भारती ने इलाहाबाद के एक मोहल्ले के निम्न मध्य वर्गीय लोगों का चित्रण किया है, जिनका वर्तमान पीड़ाग्रस्त और भविष्य अनिश्चित है। सूरज का 7वां घोड़ा में राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग उपन्यास में शरद और जया के प्रेम की कहानी है और इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित होने वाली स्वार्थपरता एवं भ्रष्टाचार वृत्ति का यथार्थ चित्रण हुआ है। विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास है और इसमें लेखक ने समाज के लगभग सभी वर्गों की स्त्रियों को सामने रखकर उनकी सभी प्रकार की यातनाओं पर गहरी आत्मीयता के साथ विचार मंथन किया है। प्रभाकर जी यानी कि विष्णु प्रभाकर की दृष्टि में एक दूसरे के प्रबल आकर्षण से मुक्त होकर ही स्त्री और पुरुष पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं, इसलिए इसका नाम अर्धनारीश्वर भी रखा गया शायद इन्होंने। रविंद्र कालिया का प्रसिद्ध उपन्यास खुदा सही सलामत है के प्रथम भाग में किसी शहर की गली में निवास करने वाले छोटे छोटे अभावग्रस्त लोगों, बूढ़ी वेश्याएं, चाय के दुकानदार, ठेला खींचने वाले मजदूर, आटा चक्की चलाने वाले, टुटपुंजिये नेता आदि के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है और दूसरे भाग में प्रोफेसर, पूंजीपति, मजदूर, अपराधकर्मी, नेता, दलाल आदि के चरित्र को राजनीति के संदर्भ में चित्रित किया गया है। पहले भाग में नारी शोषण का और दूसरे भाग में चुनावी राजनीति का प्रभावशाली चित्रण हुआ है। तो दोनों को याद रखिएगा कि पहले भाग में किस चीज का चित्रण हुआ है और दूसरे भाग में किस चीज का। अगला तथ्य है निर्मल वर्मा के लाल टीन की छत उपन्यास में एक किशोरी, काया नाम है उसका, के युवती बनने के बीच के अंतराल की मनस्थितियों, रहस्य, आतंक, भोलापन, अकेलापन आदि का अंकन स्मृति चित्रों के सहारे किया गया है। गिरिराज किशोर के चिड़ियाघर उपन्यास में रोजगार दफ्तर के काले कारनामों का पर्दाफाश किया गया है। ढाईघर उपन्यास में समाज, मनुष्य और प्रतिष्ठान के बदलते रिश्तों की पहचान कराई गई है। पहला गिरमिटिया गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्ष पर केंद्रित है। परिशिष्ट उपन्यास में आईआईटी जैसे तकनीकी शिक्षा संस्थानों में दलित विरोधी वातावरण का दर्दनाक चित्र प्रस्तुत करता है। यह इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अभिजात वर्ग के छात्रों द्वारा दलित छात्रों को आत्महत्या के लिए विवश होना पड़ता है। यहाँ भारतीयता और हिंदी का मखौल भी उड़ाया जाता है। ठीक है, रैगिंग की जाती है, उसका यहाँ पर थोड़ा बहुत चित्रण किया गया है। गिरिराज किशोर कृत स्वर्ण मृग साइबर क्राइम पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। यहाँ इसको याद रखिएगा कि हिंदी का साइबर क्राइम पर आधारित प्रथम उपन्यास कौन सा है, वह है स्वर्णमृग। इसमें वैश्वीकरण के ज्वलंत प्रश्न को कथानायक पुरुषोत्तम के माध्यम से उभारा गया है और उसमें छिपे खतरनाक सत्य को उद्घाटित किया गया है। गिरिराज किशोर कृत गहन शोध के उपरांत कस्तूरबा गांधी के जीवन पर लिखा गया प्रामाणिक उपन्यास है। यानी कि अगर हम बा के बारे में जानना चाहें, कस्तूरबा गांधी के बारे में जानना चाहें, तो हम इस उपन्यास को पढ़ सकते हैं क्योंकि यह प्रामाणिक उपन्यास है। कमलेश्वर कृत कितने पाकिस्तान में लेखक ने मानव सभ्यता के लंबे इतिहास की गहरी पड़ताल करते हुए अनुभव किया है कि प्रत्येक कालखंड में नफरत और घृणा ने इंसान को 2 फाकों में बांटा है और पाकिस्तान बनते आ रहे हैं। आज भी यह सिलसिला जारी है। देश का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण इसी की परिणति है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 मनोहर श्याम जोशी को क्याब के लिए दिया गया था और इस उपन्यास में चित्रित किया गया है कि राजनेता भ्रष्ट और सत्तालोलुप हो गए हैं। एकता, मानवता और जीवन मूल्यों की बात करने वाला पागल करार कर दिया गया है। इसमें पूर्वांचल के कस्तूरी कोट, वर्तमान में वाल्मीकि नगर की कहानी कही गई है। पूछा जा सकता है कि मनोहर श्याम जोशी के किस उपन्यास में वाल्मीकि नगर यानी कि कस्तूरी कोट की कहानी कही गई है, तो वह है
क्याप, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था इस उपन्यास को। अमरकांत कृत इन्हीं हथियारों से उपन्यास का नायक बलिया जनपद है और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 से लेकर देश के स्वतंत्र होने यानी 15 अगस्त 1947 तक का बलिया का सामाजिक यथार्थ ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया है। बदिउज़्ज़मा यह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनका एक उपन्यास है एक चूहे की मौत। यह फैंटेसी शैली में लिखा गया एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। चूहा खाना दफ्तर का और चूहे मार अफसरों तथा क्लर्कों का तथा चूहे फाइलों के प्रतीक हैं और इस उपन्यास में आज की व्यवस्था के पोषक कार्यालयों के हास्यास्पद नियमों, उपनियमों, कर्मचारियों, अधिकारियों की प्रवृत्तियों तथा यथास्थिति बनाए रखने के उनके अजीबोगरीब तरीकों पर गहरा व्यंग्य किया गया है। समकालीन कथाकार शिवमूर्ति का उपन्यास तर्पण सन 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें साहित्यिक पत्रिका तद्भव में प्रकाशित हुआ और उसी वर्ष इस कृति के लिए लेखक को कथाक्रम सम्मान प्राप्त हुआ और अब इस उपन्यास पर तर्पण नाम से एक फिल्म भी बनी है। गोविंद मिश्र के 5 आंगनों वाला घर, यह पूछा जा चुका है उपन्यास, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इस उपन्यास की कथा सन 1940 से 1990 तक के कालखंड को आधार बनाकर लिखी गई है और इसमें आधुनिकता के दबाव में भारतीय संयुक्त परिवार टूटने और संवेदनशीलता के छीजने का एहसास कराया गया है। गोविंद मिश्र के कोहरे में कैद रंग उपन्यास में यह प्रतिपादित किया गया है कि आज की सारी विसंगतियों एवं आर्थिक दबाव के भीतर जीने के लिए अभिशप्त मनुष्यों में कहीं न कहीं मूल्यों के प्रति गहरी आस्था शेष है। यही आस्था उसके जीवन को गरिमा प्रदान करती है और इसके जीवन को संतुलित रखती है। जब तक यह आस्था बनी हुई है, मानवता अपराजेय रहेगी। विभूति नारायण के शहर में कर्फ्यू में यह चित्रित किया गया है कि हिंदू बहुल राज्य में मुसलमान अपने को असुरक्षित अनुभव करता है। यह असुरक्षा बोध ही दंगों का मुख्य कारण है। विभूति नारायण के किस्सा लोकतंत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि देश में लोकतंत्र की स्थापना हुए 60 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, किंतु आज भी हम लोकतांत्रिक मूल्यों को चरितार्थ नहीं कर सके हैं। इसका मुख्य कारण केंद्र और प्रदेश की स्वार्थपरक नीति है। तबादला उपन्यास में विभूति नारायण राय ने भारतीय नौकरशाहों नेताओं और की गैर जिम्मेदारी, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता और स्वार्थपरता का चित्रण किया गया है। गर्भगृह में नैनीताल 2014 में प्रकाशित हुआ था। ये नए उपन्यास हैं, तो नए उपन्यासों से संबंधित, नई कहानियों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सर्वथा हमेशा ही गलत हो जाते हैं। तो यहाँ से जो भी उपन्यास आ रहे हैं उन्हें याद रखिएगा। उपन्यास के लेखक बटरोही हैं और यह सर्वथा नवीन शैली में लिखा गया उपन्यास है। इसे संस्मरण, आत्मकथा, डायरी, कहानी आदि विधाओं का कोलाज कहा जा सकता है। मनु भंडारी का आपका बंटी बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल कलात्मक उपन्यास माना जाता है। छोटा सा उपन्यास है, आप इसे एक दिन में भी पढ़ सकते हैं। महाभोज उपन्यास में मनु भंडारी ने वर्तमान राजनीति से होने वाली सामाजिक उत्पीड़न तथा व्यवस्था की अन्य खामियों को खुलकर उजागर किया है। 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की सहयोगी रचना है। अमर, रंजना और अमला इसके प्रमुख पात्र हैं। यह आधुनिक व्यक्तियों की प्रेम ट्रेजेडी पर आधारित उपन्यास है। जस्टिन गार्डर कृत सोफी का संसार 2016 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एक रहस्यात्मक उपन्यास है। इसमें पाश्चात्य दर्शन के विकास का सजीव चित्रण मौलिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। सोफी का संसार अंग्रेजी के बेस्ट सेलर सोफीज वर्ल्ड का हिंदी रूपांतर है और इसका अनुवाद सत्यपाल गौतम ने किया है। राजी सेठ कृत तत्सम में स्त्री पुरुष संबंधों का विवेचन इतना सुसंस्कृत, सूक्ष्म और प्रौढ़ है कि पूरा उपन्यास सामान्य प्रेम कथा से बिल्कुल अलग और विशिष्ट बन गया है। उषा प्रियंवदा का उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका में नायिका राधिका अपने व्यक्तित्व के संरक्षण और विकास के लिए परिस्थितियों से जूझती रहती है और सामाजिक मूल्यों का तिरस्कार करती रहती है। इन सब में मानसिक द्वंद्व का भी अनुभव करती है। चित्रा मुदगल की आवा को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था 2003 में और इसमें यह उपन्यास बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन के संघर्ष को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसमें 2 बातें उभर कर सामने आई हैं। पहली बात तो यह कि कभी वर्गहीन समाज निर्माण के महान उद्देश्य को सामने रखकर संघर्ष करने वाली ट्रेड यूनियनें आज स्वयं सत्ताकांक्षियों की कठपुतली बन गई हैं और उनका संघर्ष लक्ष्य भ्रष्ट हो गया है। दूसरी बात यह है कि आज भी सर्वत्र पुरुष प्रधान समाज में नारी का उत्पीड़न होता है।
मृदुला गर्ग के कठगुलाब में पुरुष प्रधान समाज में नारी के दोहन, शोषण और मुक्ति के संघर्ष की कथा है। चंद्रकांता के कथा सतीसर में आतंक की छाया में घुटते हुए कश्मीर का बड़ा ही प्रामाणिक और सजीव चित्रण किया गया है। उपन्यास के अंतिम दृश्य में आशा की झलक दिखाई गई है। ममता कालिया के एक पत्नी के नोट उपन्यास की रचना आईएएस अधिकारी संदीप और उसकी व्याख्याता पत्नी कविता के पारिवारिक जीवन को केंद्र में रखकर लिखी गई है। पति आज भी सामंतीय संस्कारों से मुक्त नहीं हो सका है। पात्रों के नाम याद रखिएगा, आईएएस अधिकारी संदीप और उनकी व्याख्याता पत्नी कविता। ठीक है। आओ पेपे घर चले में प्रभा खेतान ने अमेरिका के 3 शहरों लॉस एंजल्स, सेंट लुइस और न्यूयॉर्क में रहते हुए अपने अनुभवों के आधार पर अमेरिकी नारी जीवन की अंतर व्यथा का उद्घाटन किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है आओ पेपे घर चले। प्रभा खेतान के छिन्नमस्ता में एक ऐसी नारी का जीवन संघर्ष है जो पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध अपनी अलग पहचान और पृष्ठभूमि बनाना चाहती है। पीली आंधी जो है प्रभा खेतान का सर्वाधिक चर्चित और प्रशंसित उपन्यास रहा है। इसमें मारवाड़ की सामंतीय व्यवस्था के उत्पीड़न और अकाल से त्रस्त मारवाड़ी जाति के कलकत्ता आने और अनेक अवरोधों विरोधों के बावजूद अपने श्रम एवं व्यापार कुशलता के बल पर व्यवस्थित और समृद्ध होने का अत्यंत विश्वसनीय चित्रण किया गया है। क्लास में अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो क्लास को पूरा देखिए। मैं देखती हूँ कि जो प्रैक्टिस सेट होते हैं आप उसको ज्यादा देखते हैं, लेकिन जो तथ्यों पर आधारित क्लासेज होती हैं, लेक्चर क्लासेज होती हैं, तो उन्हें आप कम देखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं से भी अगर हमें तथ्य मिल रहे हैं और कम समय में ज्यादा तथ्य मिल रहे हैं तो उसको आप जरूर देखा करें। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लास में को देखते हुए अगर वो लंबी क्लास है तो आप उसे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा और याद भी होगा। सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस सेट में सारी चीजें कवर नहीं हो सकती हैं। तो तथ्यों को देखा कीजिए, उनके छोटे नोट्स बनाया कीजिए, रिवीजन कीजिए, तो तब जाके सारी चीजें इकट्ठी हो पाती हैं। जैसे कि हम कोई किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो किसी एक बुक से नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर टेस्ट भी है और तथ्य भी हैं। हमें सभी तथ्यों को इकट्ठा करके तब टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट दीजिए लेकिन ज्यादा समय मत लगाया कीजिए। ये नहीं कि 1 घंटे में बस 20 प्रश्न हल किए, 1.5 घंटे में बस 30 प्रश्न हल किए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला तथ्य है, नासिरा शर्मा ने 7 नदियां एक समुद्र में आज के ईरान की कथा कही है। इनका जिंदा मुहावरे उपन्यास देश के बंटवारे की भयंकर त्रासदी पर आधारित है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ये जिंदा मुहावरे भी विभाजन पर आधारित उपन्यास है। अक्षय वट की रचना इलाहाबाद को केंद्र में रखकर की गई है। फरिश्ते निकले जो कि 2014 में प्रकाशित हुआ था, मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है और इसमें उन्होंने बेला बहू का वृत्तांत रचा है। यह वृत्तांत जटिल किंतु कई परतों में बदलते ग्रामीण भारत का दस्तावेज बन गया है। नीरजा माधव के यमदीप 2017 उपन्यास में किन्नर समुदाय के अंतरंग जीवन की मार्मिक गाथा की सजीव अभिव्यक्ति हुई है। माफ कीजिएगा। तो ये थे 2017 तक के उपन्यास। 2018 में एक उपन्यास था तेरा संगी कोई नहीं मिथिलेश्वर का, और हिगुली हिरामणि की कथा मृणाल पांडे का इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, 2018 में प्रकाशित हुआ था। इनके अलावा 2018 की ही अगर हम बात करें तो एक नासिरा शर्मा का उपन्यास प्रकाशित हुआ था, नाम है, नोट कर लीजिएगा, दूसरी जन्नत। दूसरी जन्नत है नासिरा शर्मा का। कब है? 2018 में। नासिरा शर्मा। इसके अलावा और 2018 के उपन्यास देख लेते हैं जो प्रसिद्ध हुए हैं। एक गीतांजलि श्री का रेत समाधि, ठीक है, यह पूछी जा सकती है। रचना उपन्यास है रेत समाधि, 2018 में है। 1 मिनट, रेत समाधि, गीतांजलि श्री, इनको याद रखिएगा। और कुछ और उपन्यास 2018 के जो पूछे जा सकते हैं, एक था कलाकार रामदरस मिश्र जो अभी जीवित हैं और रचनाएं लिखते जा रहे हैं और हमें याद करना पड़ता है। एक था कलाकार, किसका है यह? रामदरस मिश्र। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अभी हम चलते हैं 2019 पर, ठीक है। 2019 की बात करें तो एक उपन्यास आप लोग याद रखिएगा, कृष्णा शोभती का चन्ना।
ठीक है। कृष्णा सोबती बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार रही हैं। तो इनका एक उपन्यास है चन्ना। कृष्णा सोबती कब है यह? 2019 में। इसके अलावा अगर बात करें, एक कृष्णा अग्निहोत्री का है हरिप्रिया। ठीक है, हरिप्रिया, हरि की प्रिया, हरिप्रिया कृष्णा सोबती का उपन्यास है, पूछा जा सकता है। और उसके बाद अब 2020 में आते हैं। तो 2020 में एक संजीव का उपन्यास पूछा जा सकता है। बहुत अच्छे उपन्यासकार रहे हैं संजीव। मुझे पहचानो, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है यह। मुझे पहचानो 2020 में है संजीव का। समय याद रखिए, बहुत ही अभी प्रकाशित हुआ है 2020 में, ज्यादा पुराना नहीं है। कब है? 2020 में। इसके अलावा मिथिलेश्वर का एक उपन्यास है संत न बांधे गांठड़ी। संत न बांधे गांठड़ी, गांठड़ी यानी गठरी। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे ही लिखा है गांठड़ी। संत न बांधे गांठड़ी किसका है? मिथिलेश्वर का। कब है? 2020 में। इन्हें नोट करिएगा, एक एक करके नोट करते जाइए। एक उपन्यास है अल्प विराम। अल्प विराम है किसका? यह है उषा प्रियंवदा का। ठीक है, उषा प्रियंवदा। कब है? 2020 में है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में उपन्यास के प्रश्नों के साथ। एक ही क्लास में हम 150 से 200 प्रश्नों को हल करेंगे, तो उस क्लास में जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।